हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेज में। तो जैसा कि हमने अपनी एनसीईआरटी की 6th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज है हमारा थर्ड लेसन। तो थर्ड लेसन के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वे हमने इसके अंदर नोट किए हैं और वही हम आपको बताएंगे। ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो देखिए, हमारा थर्ड लेसन है तंतु से वस्त्र तक। तो पहला हमारा पॉइंट है, तंतु क्या है। तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। मतलब जो हमें धागा दिखाई देता है उसकी जो पतली से पतली लड़ियाँ हैं वे और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी हुई होती हैं, उन्हें ही तंतु कहते हैं। मतलब कि जो धागे की पतली से पतली लड़ियाँ हैं दिखाई देती हैं वे और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हीं पतली लड़ियों को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, प्राकृतिक तंतु क्या। वे तंतु जो पौधे, पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब कि वे तंतु के जो केवल पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। देखिए, जैसे ऊन तथा रेशम, ऊन और रेशम जो वो जंतुओं से प्राप्त, रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होते हैं। देखिए, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता। मतलब कि जो रेशमी तंतु है वो रेशम कीट कोकून से खींचकर बनाया जाता। आगे देखिए दोस्तों, संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत न तो पादप और न ही जंतु तंतुओं के निर्माण से किया जाता है, उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। मतलब कि जो ना तो पादपों से, जिनका स्रोत ना तो पादप हो और ना ही जंतु हो, ऐसे रासायनिक पदार्थों से बने हुए तंतुओं क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु। उदाहरण है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। आगे देखिए दोस्तों, कपास साधारणतः वहाँ उगाई जाती है जहाँ काली मिट्टी होती है और जलवायु उष्ण होती है। कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता। मतलब जो कपास के बीज हैं उन्हें कंकतन के द्वारा पृथक किया जाता और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास के बीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया उसे ओटना कहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, जूट जो पटसन है, जूट या पटसन एक ही बात है। पटसन तंतु को पटसन पादप से ही प्राप्त किया जाता। मतलब कि जो पटसन तंतु है उन्हें पटसन पादप से ही प्राप्त किया जाता है। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। मतलब कि जो पटसन की खेती भारत में वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन कहाँ उगाया जाता है। देखिए, भारत में पटसन पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है। मतलब कि जो पटसन का जो पादप होता है उसे जब उसके फूल आते हैं तभी उसको काट लिया जाता है। फसल कटाई के बाद जो पटसन का तना होता है उसको पानी के अंदर डुबोकर रख दिया जाता है, जिससे बाद में तंतु प्राप्त कर लिए जाते हैं। जब वो गल जाता है पानी के अंदर तो उससे तंतु प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कताई। रेशों से जो तागा बनाने की प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं। मतलब कि इस प्रक्रिया में जो रुई के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और रेशे पास पास आ जाते हैं, जिससे तागा बन जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा तकली। कताई के लिए एक सरल युक्ति क्या नाम इसका, हस्त तकुआ, जिसका उपयोग किया जाता है, इसे तकली कहते हैं। मतलब कताई के लिए एक सरल युक्ति है हस्त तकुआ, जिसका उपयोग किया जाता है, उसे तकली कहते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की प्रमुख 2 विधियां हैं। एक तो है बुनाई और दूसरी है बंधाई। देखिए, बुनाई क्या होती है, तागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। मतलब कि तागे के जो 2 सेट हैं उन्हें आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुनाई कहलाती है। फ्लैक्स क्या होते हैं, फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती। मतलब ये पूछ ले कि फ्लैक्स क्या, फ्लैक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो प्राकृतिक तंतु देता है और इसका प्रयोग प्राचीन मिस्र में वस्त्र बनाने के लिए तथा रुई
प्राचीन मिस्र में जो फ्लैक्स का यूज है वो वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट हमारा लेसन है 4th, जिसका नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। मतलब कि वस्तुओं को इकट्ठा करना और वस्तुओं का समूह बनाना, ये हमारा नेक्स्ट लेसन है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट लेसन के अंदर पहला ही पॉइंट है पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान है या हमारे स्पर्श करने से हमें महसूस होती है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो और हमारे छूने पर या हाथ लगाने पर हमारे द्वारा महसूस किया जाता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, दूध, तेल, हवा, सब कुछ जो भी हमारे आसपास हम देख रहे हैं सब कुछ पदार्थ है। धातु क्या होती है? वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर समधन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। मतलब कि वे तत्व जो स्वयं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। धातुओं में धातुओं के ये गुण हैं, मतलब धातु चमकती हैं, अधात्वर्तनीयता, विद्युत की चालक होती हैं। और जो नेक्स्ट धातुओं के बारे में ज़्यादा हम आपको आगे बताएंगे, जो ये 6th क्लास की, इसके अकॉर्डिंग हम आपको 6th क्लास के हिसाब से बताएंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा कोमल पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है, उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से खींचा, बीचा या संपीड़ित किया, साइंस की भाषा के अंदर संपीड़ित किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? कोमल पदार्थ कहते हैं। इसके ही विपरीत कठोर पदार्थ क्या होंगे? वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होगा, मतलब कि बीचना, खींचना कठोर होगा, वे पदार्थ क्या होंगे? कठोर पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल मान लो, लोहा हो गया, लकड़ी, ईंट, पत्थर। और कोमल पदार्थ के एग्जाम्पल हो गए रुई, कपड़ा। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों हमारा है पारदर्शी। पारदर्शी का क्या मतलब होता है? पारदर्शी मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके। ऐसी कोई भी वस्तु या सामग्री जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच के अंदर से हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ कांच ऐसा होता है जिसके अंदर से हम देख नहीं सकते, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक। अपारदर्शी मतलब कि जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे गत्ता हो गया, लकड़ी होगी, ईंट, दीवार या गहरा बुना हुआ कपड़ा। पारभासी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आर पार वस्तुओं को देखा तो जा सकता है, परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। मतलब कि देखो, पारदर्शी वे हो गए जिनके आर पार आसानी से देखा जा सके, और अपारदर्शी जिनके आर पार आसानी से न देखा जा सके। पारभासी जिनके आर पार देखा तो जा सके, लेकिन परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सके। जैसे हम बचपन में नहीं करते थे कि अपने स्कूल के अंदर बच्चे होते थे 3री 4थी क्लास के अंदर, सिर के ऊपर कागज़ को मलकर ड्राइंग बनाते थे। तो जो तेल लगा हुआ कागज़ है उसके अंदर से देख तो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते। इस प्रकार की जो भी पदार्थ उन्हें पारभासी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी साइंस की क्लास 6th की, जिसके अंदर हमारा 3rd और 4th लेसन था। तो दोस्तों, हम केवल वही कंटेंट करवाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो अगर आप पूरा 2-2, 3-3 घंटे पढ़ेंगे तो फिर हमारा क्या फ़ायदा होगा आपको पढ़ाने का। आप सिर्फ 15 या 20 मिनट पढ़िए, और इसके नोट्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसके अंदर आप इसके नोट्स ले सकते हैं। और हम लगातार आपको करवाते रहेंगे डेली 2 लेसन, 1 लेसन। हम ग्रुप डी के पेपर से पहले बिल्कुल आपको पूरी साइंस 10th तक की कंप्लीट करवा देंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।